में आ गया, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है ना? हाँ बस ठीक है, ठीक है। हेलो, गुड मॉर्निंग। कल चैप्टर नंबर 2 में हमने ओपीसी कंप्लीट कर लिया था, अंडर सेक्शन 8 कंप्लीट कर लिया था, और उसके बाद कंपनी इनकॉर्पोरेशन का प्रोसीजर पढ़ा था, ठीक है। अच्छा, कितने बच्चे आज नए आए हैं? जो बच्चे नए आए उनको आज बैकअप मिल जाएगा इसका, ठीक है। जो 2 दिन का लेक्चर लगा है, जो 2 दिन का लेक्चर लगा है वो फाउंडेशन से ही रिलेटेड था। एक दो टॉपिक ऐसे है जो फाउंडेशन थोड़ा डिफरेंट है, बट अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो मैं दोबारा भी समझा दूंगा। लाइव लेक्चर मिल जाएगा आपको, सॉरी लाइव नहीं, रिकॉर्डेड। अभी हम आगे बढ़ते हैं एक एग्जाम्पल की तरफ। कल हमने लास्ट टॉपिक ये किया था कि अगर फॉल्स इंफॉर्मेशन देके कंपनी बना ली या कंपनी बनाने की कोशिश की तो क्या होगा। अब इसका एग्जाम का एक क्वेश्चन क्या आता है, जो फेमस क्वेश्चन है कि एबीसी लिमिटेड कंपनी जो है वो इनकॉर्पोरेट हो गई हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड इन ईयर 2016। ईयर 2016 में कंपनी क्या हो गई थी, इनकॉर्पोरेट हो गई थी, ओके। इट ऑब्जेक्ट इट्स ऑब्जेक्ट कंटेन some illegal activities। इसके एमओए के ऑब्जेक्ट क्लोज में कुछ इलीगल एक्टिविटीज हुई, मतलब मिली कि आपके एमओए के ऑब्जेक्ट क्लोज में कुछ बिजनेस प्रोसेस ऐसी दे रखी है जो कि इलीगल है। स्टेट द रेमेडीज अवेलेबल टू आरओसी इन सच सिचुएशन। अब बताओ आरओसी क्या करे, बताओ। सबसे पहले तो समझिए कंपनी इस चीज का प्ली ले रही है कि मेरे को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया है, हम क्या हो चुके हैं, इनकॉर्पोरेट हो चुके हैं। तो सबसे पहले बताओ क्या ये इलीगल एक्टिविटी कर सकते हैं। हमारा इनकॉर्पोरेशन हो गया है, आपने इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे ध्यान क्यों नहीं दिया कि हमारे एमओए के ऑब्जेक्ट क्लोज में इलीगल बिजनेस है। आप में से कितने बच्चों ने ये वर्ड सुना हुआ है कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज द कंक्लूसिव एविडेंस। सबने सुना होगा। अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंक्लूसिव एविडेंस? फाइनल एविडेंस। मतलब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन अगर इश्यू हो गया है तो इसका मतलब ये बात तो फाइनल है कि कंपनी बन गई है। अब कंपनी वाले कह रहे हैं कि भाई साहब हमारे पास तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है और ये इस बात का प्रूफ है कि कंपनी बन गई है, अब तो हम ये इलीगल काम कर सकते हैं। तो बताइए कंपनी की बात में आपको कितना दम नजर आ रहा है, बताओ। बिल्कुल नहीं, जो इलीगल काम करना तो अलाउड ही नहीं है। तो फिर कोर्ट ने, यानी कि कोर्ट ने क्या समझाया इस केस में कि सर यस, कंपनी इज कंक्लूसिव एविडेंस किस चीज का, ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। ये इस बात का कंक्लूसिव एविडेंस है कि आपकी कंपनी क्या हो गई है, इनकॉर्पोरेट हो गई है, रजिस्टर हो गई है। ये इस बात का कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है कि जो एमओए के अंदर एक्टिविटीज आपने लिखी हुई है वो आप कैरी ऑन कर सकते हो। किस बात का कंक्लूसिव एविडेंस है कि आपकी कंपनी बन गई है। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में क्या लिखा होता है, कंपनी का नाम, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, पेन और सिन, बिजनेस थोड़ी लिखा होता है। तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में जो बात लिखी है वो आपका नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर के रिलेटेड लिख रखा है। आप इलीगल बिजनेस कैरी ऑन कर सकते हो, इस बात का कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है। नॉट नॉट अ कंक्लूसिव एविडेंस। टू
परमिट टू परफॉर्म इलीगल एक्टिविटीज। कहता आपको ये किसने कह दिया कि हमने आपको परमिशन दे दी है या परमिट कर दिया है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इश्यू करके कि आप इलीगल एक्टिविटीज भी कर सकते हो। पहली बात तो ये समझने वाली है। अच्छा, अब करे क्या? अब बताओ आरओसी क्या करे? आपने मटेरियल फैक्ट्स को कंसील करके मुझसे क्या करवा लिया? रजिस्ट्रेशन करवा लिया। एक मिनट, यहाँ पर आरओसी की गलती नहीं है? बिल्कुल है। आरओसी कहता है गलती होगी मुझसे, मुझे ये कंपनी नहीं बनानी चाहिए थी, इलीगल बिजनेस परमिट नहीं करना चाहिए, बट होगी गलती। अब क्या करें? क्या इस कंपनी को अलाउ कर दें? नहीं ना। तो यहां पर आरओसी किसके पास जाएगा कंप्लेंट फाइल करने के लिए? एनसीएलटी के पास। अब एनसीएलटी क्या करेगी? अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू कंपनी देगी, कंपनी को एक सफाई का मौका कि आपके खिलाफ एक कंप्लेंट आई है कि आपकी कंपनी के एमओए के ऑब्जेक्ट क्लोज में कुछ इलीगल एक्टिविटीज है, आपका इसके बारे में क्या कहना है? ठीक है। उसके बाद एनसीएलटी क्या ऑर्डर पास कर सकती है बताओ? अब मैंने ये एग्जांपल इसलिए दिया, कल मैंने आपको ये सेक्शन करवाया था ना, ये देखो कि अगर गलती से कंपनी बन गई है, फॉल्स इंफॉर्मेशन या इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन के बेस पे कंपनी बन गई है, तो क्या होगा? आरओसी किसके पास जाएगा? एनसीएलटी के पास। एनसीएलटी क्या करेगी? अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड देगी और उसके बाद ये ऑर्डर पास कर सकती है ये। अब है ना एग्जाम में वही बात, एक तो लॉ की लैंग्वेज थोड़ी टिपिकल है। आओ राणा साहब, घुमाए आप भी, बैठो। हाँ, अब इनकी सीक्वेंस कैसे याद करनी है? एग्जाम में प्रोविजन याद करने की सबसे बड़ी टेंशन रहती है ना। फाउंडेशन में फील किया होगा ना, एक तो लीगल लैंग्वेज में दिक्कत आई होगी और एक लिखने में दिक्कत आई होगी। अब यही चीज है, अब इस सेक्शन को याद कैसे कर, रट्टा तो नहीं मार सकते। अब आपको अपने आप को एनसीएलटी की जगह रख के देखना है कि अगर मैं जज हूं और मेरे सामने इस तरह का केस आ जाए तो क्या मैं कंपनी बंद करने का ऑर्डर दे दूं? ये वाला बताओ, प्रॉब्लम किसमें है? सर एमओए के ऑब्जेक्ट क्लोज में प्रॉब्लम है ना। तो फिर अगर आप एक जज हो, आप एक जुडिशियल पर्सन हो, आपको न्याय करना है, तो कंपनी को बंद करने का ऑर्डर देना तो अन्याय हो जाएगा। प्रॉब्लम किस चीज से है? हाँ, तो ऑर्डर क्या आएगा? चेंज द ऑब्जेक्ट क्लोज। अपना ऑब्जेक्ट क्लोज क्या करो? चेंज करो। अच्छा, टाइम तो देना पड़ेगा ना, कितने दिन? ऐसा तो है नहीं कि आज ऑर्डर आया अगले दिन ऑब्जेक्ट चेंज हो जाए, क्योंकि ऑब्जेक्ट चेंज करने के लिए क्या पास होगा? एसआर, स्पेशल रेजोल्यूशन। मेंबर की मीटिंग बुलानी पड़ेगी, मेंबर्स आएंगे, रेजोल्यूशन पास करेंगे, उसके बाद हम आरओसी को फाइल करेंगे, उसके बाद चेंज होएगा। हाँ, तो मान के चलते लगभग एक महीना। तो एनसीएलटी का ऑर्डर आएगा कि एक महीने के अंदर अंदर अपना ऑब्जेक्ट क्लोज क्या करो? चेंज करो। ठीक बात है। कहता है इसका मतलब हम एक महीने तक इलीगल बिजनेस कर सकते हैं? बताओ, खतरनाक काम नहीं है? तो क्या ऑर्डर आना चाहिए इसके साथ में बताओ? जब तक नाम चेंज नहीं करोगे, तब सॉरी ऑब्जेक्ट चेंज नहीं करोगे, तब तक आपका नाम स्ट्राइक ऑफ रहेगा। स्ट्राइक ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी। कंपनी का नाम कंपनी के रजिस्टर ऑफ कंपनी से हटा दीजिए। अच्छा, ये नाम स्ट्राइक ऑफ करना, ज्यादातर बच्चे ना इसको वाइंडिंग अप ही मान लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, वाइंडिंग अप के बाद कंपनी का नाम ऑब्वियस सी बात है स्ट्राइक ऑफ हो जाता है, बट कंपनी का नाम स्ट्राइक ऑफ होना और वाइंडिंग अप होना ये एक बात नहीं है। नाम स्ट्राइक ऑफ होने का मतलब क्या है कि कंपनी ने कोई गलत हरकत की, हमने उसका नाम एक बार क्या कर दिया है? सस्पेंड कर दिया है, और कहा कि जब तक तुम ये ऑर्डर फॉलो नहीं करोगे तब तक तुम्हारा नाम हटा रहेगा, जैसे ही तुम इस ऑर्डर को फॉलो करोगे तुम्हारा नाम वापस रिस्टोर हो जाएगा। कुछ समझ में आया? ठीक है। जैसे स्कूल में कोई शरारती बच्चा है, काफी बार शरारत करी उसने, धमका के छोड़ दिया, नहीं मान रहा, तो स्कूल वालों ने क्या किया? एक बार उसका नाम काट दिया, स्ट्राइक ऑफ कर दिया उसका नाम। इसका मतलब क्या है? तुम क्लास अटेंड नहीं कर सकते, और कहा अपने माँ बाप को लेके आओ। तो जब तक उसके माँ बाप नहीं आ जाते, माँ बाप को ये नहीं बताते कि आपका बच्चा क्या हरकत कर रहा है, और वो उनको एश्योर नहीं करते स्कूल वालों को कि आगे से ऐसी हरकत नहीं होगी, हम इसका नाम रिस्टोर नहीं करेंगे। समझ में आया? तो नाम स्ट्राइक ऑफ रहेगा कब तक? जब तक आपका ऑब्जेक्ट चेंज नहीं हो जाता। ठीक है। मेंबर बोले कि अगर मान लीजिए हमने फिर भी कोई हरकत कर दी, तो कहता बेटा अनलिमिटेड लाइबिलिटी। इलीगल काम करोगे तो लाइबिलिटी क्या आएगी? अनलिमिटेड आएगी।
अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स। जब कंपनी का नाम ही नहीं है तो किसके नाम से काम होगा? मेंबर्स के नाम से काम होगा, और मेंबर्स के नाम से काम होगा तो लाइबल कौन होगा? मेंबर्स ही होंगे, क्योंकि नाम तो काटा हुआ है कंपनी का। अगर फिर भी नहीं माने तो फिर क्या ऑर्डर आएगा? वाइंडिंग अप। कंपनी को बंद करने का ऑर्डर जो होता है सबसे लास्ट में होता है बेटा। कंपनी के अंदर सिर्फ मेंबर नहीं है, कंपनी के अंदर इंप्लॉई भी है। तो अगर कंपनी बंद कर दोगे तो इंप्लॉई कहां जाएंगे? इसलिए वाइंडिंग अप का ऑर्डर हमेशा कौन पास करता है? कोर्ट। वाइंडिंग अप का ऑर्डर पास करने की पावर आरओसी वगैरह के पास नहीं है, किसके पास है? कोर्ट के पास। तो अगर आज कंपनी बंद करनी है तो कहां अप्लाई करना पड़ता है? कोर्ट में अप्लाई करना पड़ता है, एनसीएलटी में अप्लाई करना पड़ता है। अगर एनसीएलटी को लगता है कि इस कंपनी को नहीं बचाया जा सकता, इसको बंद कर देना ही ठीक है, तो फिर एनसीएलटी वाइंडिंग अप का ऑर्डर पास करेगी। और जो जो इस फ्रॉड में इन्वॉल्व रहेगा सेक्शन 447 ये ऑर्डर पास होंगे। अब अगर आपके माइंड में ये एग्जांपल सेट हो गया, ये वाला एग्जांपल, तो आपको इस सेक्शन का रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है, ना आपको सीक्वेंस याद करने की जरूरत कि एक कंपनी के एमओए के ऑब्जेक्ट क्लोज में इलीगल बिजनेस था। एनसीएलटी क्या करेगी? अब सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट चेंज करने के लिए कहेगी। जब तक ऑब्जेक्ट चेंज नहीं करोगे तब तक आपका नाम क्या रहेगा? स्ट्राइक ऑफ। और जब कंपनी का नाम ही नहीं है तो काम करोगे तो किसके नाम से होगा? मेंबर के नाम से। तो मेंबर की लाइबिलिटी क्या होगी? अनलिमिटेड। ठीक बात है। और लंबे टाइम तक अगर मेरा ऑर्डर फॉलो नहीं किया तो कंपनी क्या करवा दूंगा? बंद करवा दूंगा। और जो जो फ्रॉड में इन्वॉल्व होता है सेक्शन 447 तो उनके ऊपर लगता ही है। पॉइंट सब में आ गया? ये है, किसी भी सेक्शन का रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लॉजिकली करेंगे हर सेक्शन। कोई भी सेक्शन बनाए तो उसके पीछे लॉजिक होता है बेटा। लॉजिक समझ में आए, थीम समझ में आए तो उसके बाद लैंग्वेज याद होगी, नहीं तो लैंग्वेज याद नहीं होने वाली, रट्टाफिकेशन नहीं करेगी। ठीक है, ओके। आगे आओ नए पेज पर। अपना ओपीसी का टॉपिक हो गया, अंडर सेक्शन 8 कंपनी का हो गया, इनकॉर्पोरेशन का प्रोसीजर हो गया। अब बात उठती है कि इनकॉर्पोरेशन होने से हो क्या जाएगा? इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। तो यहां पर समझिए, सबसे पहले कंपनी कम्स इनटू, हाँ, एग्जिस्टेंस फ्रॉम द डेट मेंशनड इन, हाँ, मेंशनड इन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सब्सक्राइबर बिकम, सब्सक्राइबर बिकम members from the date of incorporation। जिस दिन कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होगा उस दिन से सब्सक्राइबर क्या बन जाएंगे? कंपनी के मेंबर बन जाएंगे। ठीक है, उसके बाद कंपनी कैन ओन प्रॉपर्टीज, ना सिर्फ ऑन कर सकती है, यूज कर सकती है, डिस्पोज कर सकती है। डिस्पोज करना मतलब बेचना। कंपनी कैन ओन प्रॉपर्टीज, यूज प्रॉपर्टीज, डिस्पोज प्रॉपर्टीज इन इट्स ऑन नेम। अब ये प्रॉपर्टी मूवेबल भी हो सकती है, इमूवेबल भी हो सकती है, टेंजिबल भी हो सकती है और इनटेंजिबल भी हो सकती है। कंपनी कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स बाय इट्स नेम। कंपनी अब कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है किसके नाम से? खुद के नाम से। ठीक है, परपेचुअल सक्सेशन, ये सब कुछ पढ़ा हुआ है ना, ये सब फीचर्स थे कंपनी के। ठीक बात है ना, ये सब क्या थे? फीचर्स थे। तो ये कंपनी के फीचर कब आएंगे? कंपनी बनने के बाद ही तो आएंगे। ठीक है, ये वाला पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बेटा। परपेचुअल सक्सेशन के बारे में आप लोगों ने सुना हुआ है, सुना हुआ है ना? बताओ क्या होता है? मेंबर्स के आने या जाने का कंपनी के एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सारे के सारे मेंबर भी मर जाए
तो भी कंपनी जिंदा रहेगी, क्योंकि मरता नेचुरल पर्सन है, कंपनी नेचुरल पर्सन नहीं है। ये कंपनी को बनाया कैसे गया? लॉ की प्रोसेस थे। तो कंपनी को खत्म कैसे किया जा सकता है? लॉ की प्रोसेस से। इंडिया में बहुत सी कंपनी ऐसी है जिनकी एज 100 साल से ज्यादा है। टाटा मोटर, टाटा स्टील, ये कंपनी बने हुए 100 साल से भी ज्यादा हो चुकी है, 125 साल से भी ज्यादा हो चुकी है। ठीक है, बट ये कंपनी आज भी जिंदा है। तो आपको क्या लगता है जो इन कंपनी के मेंबर्स बने होंगे वो जिंदा होंगे? सब मर लिए होंगे। बट कंपनी आज भी क्या है? जिंदा है। इसे परपेचुअल सक्सेशन बोलते हैं। बट सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 3A। सबसे पहले समझिए, जहां जहां सब्जेक्ट टू वर्ड आ जाए पूरे एक्ट में, इसका मतलब ध्यान रहे। इसका मतलब क्या है? ध्यान रहे या एक्सेप्ट। सब्जेक्ट टू का एक मतलब क्या होता है? एक्सेप्ट। एक्सेप्शन है प्रोविजन ऑफ सेक्शन 3A, कैपिटल लेटर में है। जब किसी सेक्शन के आगे कैपिटल लेटर में ABCA लग जाता है ना, तो इसका मतलब ये सेक्शन बाद में इंसर्ट किया गया था। जब कानून बनाया था ना, तब तो था नहीं ये सेक्शन। बाद में ध्यान आवे यार ये बात तो लिखनी रह गई, तो बाद में ABC लगा के कैपिटल लेटर में सेक्शन बीच में लगा दिया जाता है। तो ये सेक्शन बाद में लगाया गया। किस लिए लगाया गया वो समझिए। ये क्या है, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। एक पब्लिक कंपनी है, एक पब्लिक कंपनी है। पब्लिक कंपनी में मिनिमम मेंबर कितने होने चाहिए? बोलो। 7 होने चाहिए। इस कंपनी में 10 मेंबर है, चलेगा? चलेगा सर। 5 मेंबर जो हैं वो कार से ट्रेवल कर रहे थे। 5 मेंबर्स वर ट्रेवलिंग थ्रू कार। 5 मेंबर जो थे वो कार से ट्रेवल कर रहे थे। ठीक है, रास्ते में कार को एक्सीडेंट मिला, मेट विद एन एक्सीडेंट। ठीक है, और सारे मेंबर जो है, पांचों के पांचों मेंबर ऑन द स्पॉट खत्म। ऑल 5 मेंबर्स डाइड। अब बताओ कंपनी में कितने मेंबर रह गए? रिमेनिंग मेंबर 5। रिमेनिंग मेंबर कितने हैं बताओ? 5 है। अरे सर ये तो कम हो गए। मिनिमम कितने होने चाहिए पब्लिक कंपनी में? 7। बिलो स्टैट्यूटरी लिमिट। अब बताओ क्या होगा? कंपनी के अंदर मिनिमम कितने बंदे होने चाहिए? 7। ये तो 5 रह गए। हिसाब से अब ये कंपनी बंद हो जानी चाहिए। पॉइंट। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम मेंबर कितने होने चाहिए? 2। पब्लिक कंपनी में कम से कम कितने होने चाहिए? 7। ये तो 5 रह गए। कहते सर 1 मिनट, बाकी 5 मेंबर कहते हैं 1 मिनट 1 मिनट भाई साहब, ये जो 5 मेंबर मर गए हैं इनके जो शेयर्स हैं किसको ट्रांसमिट हो जाएंगे? उनके लीगल ईयर को ट्रांसफर हो जाएंगे। कहते बहुत ठीक बात है, बट बताओ क्या लीगल ईयर शेयर्स लेने के लिए बाउंड है? आपने ये लाइन भी सुनी होगी, अगर बाप की एसेट ले रहे हो तो उसकी लाइबिलिटी भी लेनी पड़ेगी। तो अगर बेटे को लगता है कि लाइबिलिटी ज्यादा है, हालांकि देखो जितने की एसेट ट्रांसफर हो रही है उससे ज्यादा की लाइबिलिटी के लिए बेटा बाउंड नहीं हो सकता, ये भी एक्ट में लिखा हुआ है। बट उसे लगता है कि भाई शेयर्स का मैं करूंगा क्या, इसकी मार्केट वैल्यू वैसी डाउन है शेयर्स की, और ऊपर से क्या पार्टली पेड अप है, कौन देगा पैसा? तो मना भी कर सकता है, मुझे कंपनी के शेयर्स नहीं चाहिए। ये उसका राइट है, लीगल ईयर का राइट है कि मैं ये शेयर लेना चाहूं तो ले सकता हूं। हो सकता मना कर दे, मुझे शेयर चाहिए नहीं। पॉइंट। कहता है सर ये शेयर उनको ट्रांसमिट हो जाएंगे लीगल ईयर को। कहता है अगर नहीं लिए तो। पॉइंट है, अब तो कंपनी खत्म आपकी। कहता सर एक बात बताओ, हमने थोड़ी मार दिया इनको जो कंपनी खत्म कर रहे हो। क्या ये बात भी है? कहते एक काम करते हैं, फिर हम आपको थोड़ा टाइम देते हैं। कितना टाइम? 6 मंथ। कितना टाइम देंगे? 6 मंथ। 6 मंथ कहां से? जिस दिन कंपनी के मेंबर स्टैट्यूटरी लिमिट से क्या हो गए हैं?
कम हो गए हैं, 6 महीने दिए। अब इन 6 महीने में उनके लीगल ईयर को कन्विंस करके उनको मेंबर बनाओ। अगर वो कन्विंस नहीं हो रहे हैं तो फिर नए शेयर इश्यू कर दो, नए शेयर इश्यू कर दोगे तो नए मेंबर आ जाएंगे ना। अगर ये भी नहीं करना चाहते तो अपनी पब्लिक कंपनी को किसमें में कन्वर्ट कर लो, प्राइवेट में कन्वर्ट कर लो भाई। 2 मेंबर चाहिए ना उसमें, अब तो 5 रह गए, कन्वर्जन कर लो। 6 महीने दे दिए, 6 महीने तो बहुत है। हाँ, 6 महीने में क्या करना है, इंक्रीज इंक्रीज द नंबर ऑफ मेंबर्स अप टू स्टैट्यूटरी लिमिट। अब बताओ क्या इस लाइन का मतलब ये है कि 6 महीने का टाइम दे रहे हैं, अपने नंबर ऑफ मेंबर्स को वापस 10 करो, जितने थे उतने करो, ऐसा कह रहे हैं? नहीं, क्या कह रहे हैं, कम से कम 7 रखो भैया। स्टैट्यूटरी लिमिट, स्टैट्यूटरी का मतलब क्या होता है, कानूनी, कंपलसरी, इतने बंदे तो होने चाहिए, 10 मत करो भाई, 7 तक तो ले आओ। ठीक है, इंक्रीज कर लिया, हाँ ओके है, कंटिन्यू द बिजनेस, कंटिन्यू द कंपनी, एंजॉय परपेचुअल सक्सेशन। बिल्कुल ठीक बात है, मेंबर के आने का और मेंबर के जाने का कंपनी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोवाइडेड दैट कम से कम स्टैट्यूटरी लिमिट तक तो रहे मेंबर। अगर 6 महीने तक आप नंबर ऑफ मेंबर इंक्रीज नहीं कर पाए, ये तो गलत बात है भाई। अब आपका बिजनेस आपको क्या कर देना चाहिए, क्लोज कर देना चाहिए, क्लोजर ऑफ बिजनेस, अपना बिजनेस क्या कर देना चाहिए, क्लोज कर देना चाहिए। दो बातें, या तो हमने बिजनेस क्लोज कर दिया, हाँ ओके है, अपना बिजनेस क्लोज कर दो, कंपनी क्लोज कर दो, वाइंड अप कर दो, एप्लीकेशन लगाओ एनसीएलटी में, सर 10 मेंबर थे, 5 मर गए, अब तो 5 ही रह गए, तो हम ये कंपनी कंटिन्यू नहीं करना चाहते, वाइंडिंग अप का ऑर्डर आपका पास हो जाएगा, एसेट्स को बेचो, क्रेडिटर की लाइबिलिटी पे करो, जो बच गया मेंबर आपस में बांट लेंगे, अपने अपने घर जाओ। बट अगर हमने बिजनेस क्लोज नहीं किया तो कहता बेटा अब देखो, अब तुम जूत खाने वाले काम कर रहे हो। एक तो तुम्हारे नंबर ऑफ मेंबर किससे कम हो गए, स्टैट्यूटरी लिमिट से कम हो गए। हमने आपको 6 महीने दिए, 6 महीनों में भी नंबर ऑफ मेंबर आपने क्या नहीं किया, इंक्रीज नहीं किया, और उसके बाद बिजनेस भी क्या नहीं कर रहे, क्लोज नहीं कर रहे। अब इलीगल काम स्टार्ट हो गया है, अब क्या स्टार्ट हो गया है, इलीगल काम। तो ध्यान रखना, एवरी मेंबर, एवरी रिमेनिंग मेंबर, एवरी रिमेनिंग मेंबर will be personally liable, will be personally liable for the increased liability, for the increased liability of company after 6 months। जितने मेंबर रह गए रिमेनिंग मेंबर, उनकी पर्सनल लाइबिलिटी आ जाएगी जी, उस लाइबिलिटी के लिए जो कब कब अक्कर हुई है, 6 महीने के बाद। 6 महीने तक तो मैंने कोई इलीगल काम किया ही नहीं, 6 महीने का टाइम लिमिट किसने दे रखा है, एक्ट ने दे रखा है। तो 6 महीने तक अगर मैं कंपनी चला रहा हूं तो गलत कर रहा हूं या सही कर रहा हूं, सही कर रहा हूं। गलत काम कब हो रहा है, और गलत काम के लिए लाइबिलिटी लिमिटेड होती है अनलिमिटेड होती है, अनलिमिटेड हो गई, पर्सनल लाइबल हो आप। पर्सनल लाइबल होना मतलब अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्रिएट हो जाना। पॉइंट समझ में आया। अब इसमें एक मेंबर जो है वो यूएस से रहता है, उसे पता ही नहीं है सब कांड हो गया। मिस्टर ए जो है ये मेंबर है ऑफ कंपनी, ये यहाँ रहता ही नहीं, यूएसए में रहता है। अच्छा, क्या फॉरेन नेशन का बंदा मेंबर बन सकता है, बन सकता है, इसमें क्या दिक्कत है यार। इसे इस पूरे कांड के बारे में पता ही नहीं था, नॉट अवेयर, नॉट अवेयर ऑफ दिस फैक्ट, उसे इस बात का पता ही नहीं है कि हमारी कंपनी के नंबर ऑफ मेंबर जो है वो 7 से कम हो गए हैं, इस बात को 6 महीने से ज्यादा हो गए हैं, और कंपनी अभी भी चलाई जा रही है। ये तो यहाँ रहता ही नहीं, यूएस से रहता है। अब बताइए हिसाब से क्या ये लाइबल होना चाहिए ना, ये लाइबल नहीं होगा। तो यहां पर टेक्निकली लाइन क्या आएगी अब, एवरी रिमेनिंग मेंबर हु इज अवेयर ऑफ दिस फैक्ट। टेक्निकली लाइन क्या आएगी, एवरी रिमेनिंग मेंबर हु इज अवेयर ऑफ दिस फैक्ट।
एक बार लिख लिया। अब देखो सेक्शन 3 ए क्या कह रहा है, सेक्शन 3 ए की वर्डिंग पढ़े तो क्या कहता है, इफ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे नंबर ऑफ मेंबर्स, नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ कंपनी फॉल्स बिलो स्टैट्यूटरी लिमिट, if at any point of time number of members falls below statutory limit, then and company fails to increase the number of members within 6 months, within 6 मंथ, और कंपनी ने विद इन 6 मंथ नंबर ऑफ मेंबर्स को इंक्रीज नहीं किया, देन एवरी रिमेनिंग मेंबर, every remaining member who is aware, who is aware of this fact, जिसको इस बारे में पता है, will be held personally liable for the increased liability, for the increased liability of company after 6 मंथ। लो जी ये सेक्शन की वर्डिंग है। दोबारा पढ़ के देख लो और बताओ लीगल लैंग्वेज याद हो रही है नहीं हो रही है, याद होगी तब जब लॉजिक क्लियर हो। अगर ये पिक्चर माइंड में है अपने आप ही लिख दोगे सेक्शन कि मेंबर थे 5 मर गए 5 रह गए, अगर आपके सामने ये पिक्चर दिमाग में रह गई, इसीलिए मैं ग्राफिकली पढ़ाता हूं ताकि सेक्शन याद आए ना आए बट उसका एक बार थीम याद आ जाएगा ना तो आप लिख पाओगे, उसके बाद ये सेक्शन लिखना आसान हो जाएगा। डन बेटा। ये नोट हो गया ना, आगे बढ़ते हैं। चलिए दो बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है कंपनी के लिए, एमओए और एओए। नए पेज पर आना। सबसे पहले मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन यानी कि एमओए, ये क्या चीज है, ये सबसे फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है, मोस्ट फंडामेंटल डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी।
ठीक है, इतना बेसिक डॉक्यूमेंट है, इतना फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है कि इसके बिना तो कंपनी इनकॉर्पोरेट ही नहीं हो सकती भाई। कंपनी इसमें होते क्या है, क्लोजेस कौन कौन से होते हैं बताओ। कंपनी का नाम क्या होगा, अरे नाम ही नहीं बताओगे तो कंपनी इनकॉर्पोरेट कैसे होगी। सिचुएशन क्लोज, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्लोज, उसके बाद लाइबिलिटी क्लोज, उसके बाद कैपिटल क्लोज, एंड लास्ट में सब्सक्रिप्शन क्लोज या एसोसिएशन क्लोज। अगर कंपनी ओपीसी है तो नॉमिनेशन क्लोज भी मिलेगा बेटा, ठीक है, ये क्लोजेस होते हैं, ठीक बात है। एमओए सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में इसलिए भी आता है बिकॉज इट कंटेन्स ऑब्जेक्ट। एमओए सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इसलिए भी माना जाता है क्योंकि इसमें कंपनी का ऑब्जेक्ट क्लोज दिया हुआ है। एमओए कंटेन्स द ऑब्जेक्ट for which the company is formed, जिसके लिए कंपनी बनाई गई है, ठीक है। इट डिफाइंस, एमओए क्या करता है, डिफाइन करता है, एंड कन्फाइंस एज वेल द पॉसिबल स्कोप ऑफ एक्शन ऑफ द कंपनी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफाइन, डिफाइन का तो मतलब है पता है, डिस्क्राइब करना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कन्फाइन, लिमिट करना। किसी को कन्फाइन करना मतलब लिमिट करना। ये एमओए का जो ऑब्जेक्ट क्लोज होता है वो ना सिर्फ ये बताता है कि कंपनी क्या कर सकती है, ये भी बताता है कंपनी क्या नहीं कर सकती। पॉसिबल स्कोप ऑफ एक्शन, कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी के स्कोप में क्या आता है और कंपनी के स्कोप में क्या नहीं आता, ठीक है। कंपनीज एक्शन, कंपनी के एक्शन जो है कभी भी, कंपनीज एक्शन या एक्ट, ट्रांजेक्शन बोलो, एक्ट बोलो, एक्शन बोलो, एक ही बात है, कैन नॉट गो बियॉन्ड द ऑब्जेक्ट क्लोज कंटेन्ड इन एमओए ऑफ द कंपनी। कंपनी का कोई भी एक्शन कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लोज से बाहर नहीं जा सकता। सब पढ़ा हुआ है फाउंडेशन में, गुड। ये बेसिकली कंपनी के लिए क्या सेट कर रहा है, बाउंड्री। एमओए क्या सेट कर रहा है, बाउंड्री सेट कर रहा है, ठीक है। बाउंड्री का मतलब हद। कोई भी एक्टिविटी जो है वो इस बाउंड्री से बाहर नहीं होनी चाहिए, इस बाउंड्री के अंदर होनी चाहिए। एक्ट जो इस बाउंड्री के अंदर आया उसे हम क्या बोलेंगे, इंट्रा, इंट्रा वायर्स एक्ट। और जो एक्ट इससे बाहर चला गया उसे हम क्या बोलेंगे, अल्ट्रा वायर्स एक्ट। पढ़ा हुआ है ना सारा, हाँ गुड। अल्ट्रा वायर्स एक्ट, ठीक है। जो इंट्रा वायर एक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, वैलिड। और जो अल्ट्रा वायर एक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, वॉइड। पता है ना, वॉइड है इसका मतलब क्या है, कंपनी लाइबल नहीं होगी, कंपनी नॉट लाइबल। तो फिर लाइबल कौन होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर पर्सनली लाइबल। इसके बारे में भी डिटेल में भी आएंगे। तो ये एमओए की इंपॉर्टेंस है
कि एमओए के अंदर कंपनी का ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, और ऑब्जेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है वो पता लग ही रहा है। अगर कोई ऐसी एक्टिविटी है जो ऑब्जेक्ट के अंदर आ रही है तो वैलिड है, ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं आ रही तो वो क्या है, इनवैलिड है। तो एमओए तो बहुत ही बेसिक डॉक्यूमेंट है कंपनी का। सही है, कोई दिक्कत तो नहीं। आगे चलो बेटा। तेरे बाल ऐसे ही है, तूने खराब कर रखे हैं। सही है यार। कंगा वंगा तो नहीं मारता होगा तू बालों में, फंस जाता होगा। हाँ, सही है बेटा। इतने घुंघराले बाल या तो तेरे हैं, वो राणा साहब के पूरे, ये भी कंगा नहीं मारती। चलो, आओ बेटा। आर्टिकल्स वर्ड का मतलब क्या होता है? आर्टिकल्स वर्ड का मतलब क्या होता है? रूल। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? व्हाट टू डू। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? व्हाट टू डू, करना क्या है। आर्टिकल्स वर्ड का मतलब ही क्या होता है? रूल्स। रूल्स का मतलब क्या होता है? प्रोसीजर। रूल्स का मतलब क्या होता है? प्रोसीजर, किसी काम को करने के स्टेप्स, यानी कि हाउ टू डू, इस काम को किया कैसे जाए। ठीक है। एमओए का ऑब्जेक्ट क्लोज क्या बताता है? व्हाट टू डू। आर्टिकल्स क्या बताएगा? हाउ टू डू, उसका प्रोसीजर क्या है, ये काम हमें करना कैसे है। इन शॉर्ट, आर्टिकल्स हमें क्या बताता है? इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। ये क्या है? इंटरनल मैनेजमेंट या रेगुलेशन। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। ये पढ़ा हुआ है फाउंडेशन में, मैं कोई नई चीज नहीं पढ़ा रहा। ठीक है। अब बात करते हैं कि एमओए और एओए की इंपॉर्टेंस क्या है। एमओए, इसी के नीचे लिखना है, एमओए एंड एओए आर लाइक कॉन्ट्रैक्ट, आर लाइक कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन कंपनी एंड मेंबर्स। एमओए और एओए जो है वो कॉन्ट्रैक्ट की तरह कंपनी और मेंबर्स के बीच है। आपके और मेरे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या क्रिएट करता है? राइट एंड ओब्लिगेशन। कॉन्ट्रैक्ट क्या क्रिएट करता है? राइट एंड ओब्लिगेशन। फॉर एग्जाम्पल, ये बिल्डिंग आपकी है, मैंने किराए पे ले ली आपसे 3 साल के लिए, तो अब मेरा इस बिल्डिंग में 3 साल तक रहने का क्या है? राइट है, और रेंट पे करना मेरी क्या है? ओब्लिगेशन है। आप हो लैंडलॉर्ड, आपका राइट है, आप मुझसे अब क्या ले सकते हो? रेंट ले सकते हो 3 साल तक, और आपकी ऑब्लिगेशन है कि 3 साल से पहले आप मुझसे बिल्डिंग खाली नहीं करवा सकते। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या क्रिएट करता है? राइट एंड ओब्लिगेशन। ठीक है। इन शॉर्ट, कंपनी कैन बाउंड मेंबर्स। कंपनी जो है वो क्या कर सकती है? मेंबर्स को बाउंड कर सकती है। कैन बाउंड मेंबर्स, मेंबर्स कैन बाउंड कंपनी, मेंबर्स कैन बाउंड द कंपनी, एंड एक मेंबर जो है वो दूसरे मेंबर को क्या कर सकता है? बाउंड कर सकता है। कंपनी कैन बाउंड द मेंबर्स, मेंबर्स कैन बाउंड द कंपनी। एक मेंबर जो है वो दूसरे मेंबर को भी बाउंड कर सकता है टू ऑब्जर्व, किस लिए?
टू ऑब्जर्व। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्जर्व? ऑब्जर्व का मतलब एक तो मॉनिटर करना होता है, नजर रखना, ऑब्जर्व करो। एक ऑब्जर्व का मतलब कंप्लायंस भी होता है बेटा। टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस कंटेन्ड इन MOA एंड AOA। आपके और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक बात है। अब बताओ उस कॉन्ट्रैक्ट को कौन फॉलो करेगा? आप करोगे या मैं करूंगा? दोनों को करना पड़ेगा जी। अगर आप इस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर जा रहे हो तो मैं आपको रोक लूंगा, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर जा रहा हूं तो आप मुझे रोक सकते हो। समझ में आ गया? तो मान लीजिए प्राइवेट कंपनी है और प्राइवेट कंपनी का एक मेंबर जो है वो अपने शेयर अपने दोस्त को ट्रांसफर करना चाहता है। अलाउड है क्या, पहले तो ये बताओ? नहीं है। सेक्शन 2 क्लॉज 68 में क्या लिखा हुआ है? कंपनी, प्राइवेट कंपनी के अंदर 3 रिस्ट्रिक्शन होती है। नंबर 1, हमारे मेंबर कभी भी 200 से ज्यादा नहीं होंगे। नंबर 2, हम कभी भी प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करेंगे, पब्लिक इशू नहीं करेंगे। और नंबर 3, हमारे शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होंगे। ट्रांसफरेबल तो होंगे बट फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होंगे। शेयर कैन बी ट्रांसफर टू एग्जिस्टिंग मेंबर्स एंड रिलेटिव्स ओनली। रिलेटिव भी कौन? जो सेक्शन 2 क्लॉज 77 में डिफाइंड है, इसके अलावा नहीं। ठीक है, ये सारी बातें हम दोबारा भी करेंगे। यानी कि सिंपल सी बात है, प्राइवेट कंपनी के अंदर जो शेयर है वो दोस्त को ट्रांसफर नहीं हो सकते। तो बताओ, अगर एक मेंबर अपने शेयर, प्राइवेट कंपनी का मेंबर अपने शेयर अपने दोस्त को ट्रांसफर करना चाहता है तो क्या कंपनी उसको बाउंड कर सकती है कि भैया नहीं कर सकते? क्यों नहीं? कंप्लाई विद प्रोविजंस ऑफ एओए। एओए में लिखा हुआ भाई, हमारी कंपनी प्राइवेट कंपनी और हमारे शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं हो सकते। अच्छा, कितने बच्चों को एशबरी रेलवे का केस याद है? फाउंडेशन में हुआ था, कंपनी का अल्ट्रा वायर एक्ट। ठीक है, चलो उस केस में क्या हुआ था वो केस भी मैं दोबारा करवाऊंगा, आपको कल करवाऊंगा। ये सारी चीजें दोबारा होंगी। एक मिनट, इसके क्या हुआ, मैं कहां गायब हो गया? एक मिनट कैमरे से गायब हो गया मैं। हाँ जी। तो उस एसबरी रेलवे केस में क्या था? कंपनी ने अपने ऑब्जेक्ट से बाहर जाकर कोई एक्टिविटी कर दी थी। कंपनी का काम क्या था? ट्रेन के डब्बे बनाना। और कंपनी के डायरेक्टर ने क्या कर दिया? फाइनेंस कर दिया अपने किसी नॉन बंदे को, जो कि कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लोज से बाहर था। तो वहां पर किसने बाउंड किया कि ये डील कैंसिल करके हमारा पैसा लेके आओ? मेंबर ने। यहां पर कंपनी का मतलब क्या है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कि भैया डील किससे पूछ के कर लिया आपने? ये कंपनी के एमओए से बाहर है। अल्ट्रा वायर एक्ट क्या होते हैं? वॉइड होते, देखो ऊपर लिखवाया। अगर ये एक्ट वॉइड है तो इसके लिए कंपनी लाइबल नहीं है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पर्सनली लाइबल होंगे। तो यहां पर किसने बाउंड किया? मेंबर ने कंपनी को बाउंड किया। ठीक बात है।
अब मान लीजिए एक पब्लिक कंपनी है जिसमें 100 मेंबर है और उस कंपनी में कोई एक्टिविटी ऐसी हो रही है जो एमओए से बाहर है या एओए से बाहर है, और डायरेक्टर रोक नहीं रहे उसको। ड्यूटी किसकी बनती है? डायरेक्टर की बनती है। डायरेक्टर उसे रोक नहीं रहे, तो क्या एक मेंबर रोक सकता है दूसरे मेंबर को? बताओ। बिल्कुल, क्योंकि कंपनी का मेंबर तो मैं भी हूं। कल को कंपनी को नुकसान होगा, नुकसान होगा तो प्रॉफिट कम होएगा, प्रॉफिट कम होएगा तो मेरा हिस्सा ही जाएगा। तो एक मेंबर भी दूसरे मेंबर को क्या कर सकता है? रोक सकता है, अगर डायरेक्टर नहीं रोक रहे हैं तो। बट सूट विल बी फाइल्ड, बट जो केस फाइल होगा वो किसके नाम से होगा? बट सूट टू बी फाइल्ड इन द नेम ऑफ कंपनी, इन द नेम ऑफ कंपनी। बट जो केस फाइल होगा वो कंपनी के नाम से होगा। प्रॉब्लम मुझे नहीं है, मैं कंपनी का मेंबर हूं। वो जो बंदा दूसरी गलत एक्टिविटी कर रहा है, एमओए से बाहर जा रहा है, एओए से बाहर जा रहा है, उसकी प्रॉब्लम मुझे नहीं है। किसको है? कंपनी को। तो मैं किस कैपेसिटी में केस फाइल करूंगा? पर्सनल कैपेसिटी में। वो जो ट्रांजेक्शन हो रही है उसका मेरे से पर्सनली कोई लेना देना है नहीं, तो मैं किस कैपेसिटी में केस फाइल कर सकता हूं? मेंबर की कैपेसिटी में। मेंबर की कैपेसिटी में क्यों कर रहा हूं? क्योंकि कंपनी के डायरेक्टर अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहे हैं। तो कंपनी का मेंबर भी तो मैं हूं, मेरा नुकसान होगा तो मैं तो केस कर सकता हूं ना। हाँ, ये पॉइंट हुआ क्लियर? अब इसका एग्जाम का एक क्वेश्चन, आधा पेज लगेगा, अगर आधा पेज है तो उस पर लिख लो, नहीं तो अगले पेज पे आ सकते हो। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है कि मिस्टर ए विल बी द लॉ ऑफिसर ऑफ द कंपनी। मिस्टर ए जो है वो कंपनी के क्या होंगे? लॉ ऑफिसर होंगे। लॉ ऑफिसर मतलब जो लीगल एक्टिविटीज को हैंडल करेगा। एंड कैन नॉट बी रिमूव्ड, उनको हटाया नहीं जा सकता अंटिल प्रूवन मिसकंडक्ट और इनकैपेसिटी। जब तक ये प्रूव ना हो जाए कि ये बंदा जो है ये अपने काम को करने के लिए कैपेबल नहीं है, या इसने कोई मिसकंडक्ट किया है, गड़बड़ की है। ये कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है। पॉइंट क्लियर? कंपनी ने क्या किया, कुछ टाइम के बाद इन्होंने देखा यार ये हमारी कंपनी के खर्चे बहुत ज्यादा है। अब खर्चे कम करने के लिए क्या करना चाहिए? जो ओवरहेड्स है, जो फालतू के खर्चे हैं, उनको क्या कर देना चाहिए? कम कर देना चाहिए। तो कंपनी ने क्या किया, इन्होंने देखा कि हमें लॉ ऑफिसर की जरूरत ही नहीं है, क्यों इसको हर महीने लाख रुपए सैलरी दे रहे हैं, तो इसको बाइज्जत बाहर निकाल दिया लात मार के। ये मिस्टर ए, और ये उड़ता उड़ता कोर्ट में जाके गिरा। कंपनी टर्मिनेटेड, कंपनी टर्मिनेटेड द लॉ ऑफिसर आफ्टर 1 ईयर, जबकि कोई मिसकंडक्ट नहीं किया था इसने और इसकी कोई इनकेपेसिटी नहीं थी। ये बंदा पहुंचा सीधा कोर्ट में। कोर्ट में कौन? जिले इलाही, इंसाफ अब हम करेंगे। इसने कोर्ट में कंपनी के खिलाफ केस फाइल कर दिया कि कंपनी ने मुझे निकाल दिया, ठीक है, और जबकि कंपनी मुझे निकाल नहीं सकती जब तक कोई मिसकंडक्ट या इनकेपेसिटी ना हो। कोर्ट कहती है जी बिल्कुल गलत किया। कहता वो लेटर दिखाओ, अपॉइंटमेंट लेटर दिखाओ, जिसमें ये बात लिखी हुई है कि कंपनी आपको हटा नहीं सकती। जब हम किसी इंप्लॉई को, ऑफिसर को अपॉइंट करते हैं तो अपॉइंटमेंट लेटर तो होगा ना जिसमें बात लिखी हो। कहते सर अपॉइंटमेंट लेटर में नहीं लिखी हुई है ये बात। ये बात कहां लिखी हुई है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखी हुई है, ये देखो।
मैं कंपनी का लॉ ऑफिसर होऊंगा और कंपनी मुझे तब तक नहीं हटा सकती जब तक मेरा मिसकंडक्ट या इनकेपेसिटी ना हो। कोर्ट ने कहा बेटा जिस तरह का तू लॉ ऑफिसर है तेरा तो हटना बनता है। कहता है तू लॉ ऑफिसर है, क्या तेरे को ये नहीं पता कि एमओए और एओए जो है इज द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन कंपनी एंड मेंबर्स। ना तू कंपनी ना तू मेंबर, तू कौन है? आउटसाइडर। तो तेरा एमओए और एओए से कोई लेना देना नहीं है। अगर ये बात अपॉइंटमेंट लेटर में लिखी होती, तेरे और कंपनी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वो अपॉइंटमेंट लेटर, तो तेरी रिमूवर गलत होती बेटा। तेरा तो हटाना बनता है बॉस। लीगल ऑफिसर होके तूने अपॉइंटमेंट लेटर ही नहीं लिया और ये बात उसमें नहीं लिखवाई। बेटा ये कंपनी के रूल्स हैं और रूल्स कैन बी चेंज्ड। तो कंपनी ने अगर अपना रूल चेंज कर दिया कि हमें लॉ ऑफिसर की कोई जरूरत नहीं है तो तेरे को हटाया जा सकता है बेटा। तो कोर्ट ने क्या कहा? यस इट इज अ वैलिड रिमूवल। ये एग्जाम का क्वेश्चन है बेटा। ज्यादातर बच्चे क्या करके आएंगे आंसर कि कंपनी के आर्टिकल ऑफिस में लिखा हुआ तो कंपनी फॉलो करने के लिए बाउंड है। बट किसके लिए है ये एमओए और एओए कॉन्ट्रैक्ट? किसके लिए? कंपनी टू मेंबर, मेंबर टू कंपनी एंड कंपनी टू सॉरी मेंबर टू मेंबर, ना ये कंपनी ना ये मेंबर। अब माइंड में खतरनाक क्वेश्चन आ रहा है। मान लीजिए सर मिस्टर ए के पास कंपनी के शेयर्स भी होते तो? कितने बच्चों को माइंड में आ रहा है क्वेश्चन? नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, अब सोचो। मान लो मिस्टर ए के पास कंपनी के शेयर्स भी हैं, मेंबर्स भी हैं, अब हटाया जा सकता है नहीं हटाया जा सकता है? हटाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि सर हम हटा किसको रहे हैं? मेंबर को हटा रहे हैं, लॉ ऑफिसर को हटा रहे हैं। तो लॉ ऑफिसर को हटा रहे हैं भाई। तो जब मैं इस कंप्लायंस को कर रहा हूं तो लॉ ऑफिसर के तौर पे देखना है, शेयर होल्डर के तौर थोड़ी देखना है। शेयर होल्डर के साथ मैंने क्या गलत किया है? नहीं किया ना। लॉ ऑफिसर को तो हटा सकता हूं बेटा। पॉइंट समझ में आया? तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं बेटा। आपके लॉ का पेपर मान के चलिए 90% आपका प्रैक्टिकल आएगा, थ्योरी क्वेश्चन बहुत कम आएंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया अच्छे से? चलूं आगे? आज के लिए इतना काफी है। चलो अब मैं एक चीज आपको पहले ही बता देता हूं। स्टार्टिंग में थोड़ी स्पीड कम रख रहे हैं, ठीक है? अभी 1-1 घंटे की लॉ की क्लास लग रही है, कल 2 घंटे की इसलिए की तो सर बाहर थे, ठीक है? क्योंकि मैं पर्सनली खुद भी चाहता हूं कि आपकी लॉ की क्लास 1.25 घंटे और 1.5 घंटे मैक्सिमम इतनी हो, ताकि आपको घर जाकर पढ़ने का टाइम मिल जाए। और आपके यहाँ पर है ना, जो सिर्फ ग्रुप 1 करेगा उनकी क्लास 4 घंटे से ज्यादा नहीं होगी, इतना बहुत है, ठीक है ना? कि क्लास में हमें वो फालतू बकवास करने की जरूरत तो है नहीं। आओ पढ़ाओ, टाइम पे काम करो, बच्चा घर जाके खुद ही पढ़ लेगा। टाइम मिलना भी तो चाहिए बच्चे के लिए। अगर हम ये छोटा छोटा पोर्शन में काम करेंगे और आप घर पे जाकर रेगुलर होमवर्क करोगे तो आराम से आप पास हो जाओगे। पास नहीं बल्कि अच्छे नंबर आएंगे, जैसा आशीष सर ने बताई दिया। आशीष सर खुद रैंक होल्डर है, मैं तो रैंक होल्डर नहीं, मैं तो 4 अटेम्प्ट लगे थे बेटा। ठीक है, तो मैं तो ये बता सकता हूँ कहाँ कहाँ गलती नहीं करनी। हाँ बताइए, सबको बताइए यार, कौन सा मैं नया बंदा हूँ? प्यार मोहब्बत के चक्कर में नहीं पड़ना, मैं पहले बता रहा हूँ। ठीक है, मैं सिर्फ ये समझा सकता हूँ। तो कौन सा तुम मेरी बात मान जाओगे? तेरे को तो देख के लग रहा है तूने अपने जुल्फों में कईयों को फंसा रखा होगा। ठीक है, तो टाइम है ना, आपको लगेगा कि सिलेबस सर लंबा तो नहीं खींचेगा बेटा। मैक्सिमम 4 महीने लगेंगे लो में, मैक्सिमम है 4 महीने। ठीक है, आराम आराम से सिलेबस करेंगे, ऐसे ही करेंगे, एक एक सेक्शन को समझना है। अब कल आपको, कल तो छुट्टी है ना आपकी? वाह, नहीं नहीं कंफर्म है। ठीक है, कल 2 अक्टूबर है ना? हाँ कल तो छुट्टी है। और उसके बाद जब भी आओगे, अब आपको अगले दिन बुक मिल जाएगी और बुक में से मार्किंग करवाऊंगा। तो पढ़ाने का पैटर्न सेम रहेगा, पहले नोट्स फिर बुक में से पढ़ाएंगे, जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो उसका टेस्ट भी लिया जाएगा। ठीक है, ओके। तो सिलेबस की टेंशन मत लेना, बहुत आराम से कंप्लीट होगा और बहुत टाइम पे कंप्लीट होगा। जो लिख के दे दिया ना टाइम, उसी टाइम पे कंप्लीट होगा। हो सकता है उससे पहले ही हो जाए, लेट नहीं होगा।